दैनिक जीवन में रसायन जीवंत अवबोध से गूढ़ विचारों की ओर तथा इससे व्यवहारिकता की ओर BI लेनिन। अब तक आप रसायन के मूल सिद्धांत जान चुके हैं और स्पष्ट अनुभव कर चुके हैं कि रसायन मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। रसायन के सिद्धांतों का उपयोग मानव जाति के हितों के लिए किया गया है। सफाई के विषय में सोचिए, साबुन, अपमार्जक, घरेलू निरंजक, मंजन इत्यादि आपके ध्यान में आएंगे। सुंदर वस्त्रों की तरफ देखें, तुरंत कपड़ों के धागों के रसायन और उन्हें रंगीन बनाने वाले रसायन आपके मस्तिष्क में उभरेंगे। खाद्य पदार्थ, फिर अनेक रसायन जिनके विषय में आप पिछले एक में पढ़ चुके हैं, आपके मस्तिष्क में उभरेंगे। शिथिलता और रोग अवश्य ही हमें औषधों का ध्यान दिलाते हैं। फिर से रसायन, विस्फोटक, ईंधन, रॉकेट नोदन, भवन निर्माण एवं विद्युत उपकरण सामग्री इत्यादि सभी रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन में इतना अधिक प्रभावित किया है कि हम यह अनुभूति तक नहीं होती कि हम स्वयं खूबसूरत रसायनीकृत हैं और हमारी सभी गतिविधियों का संचालन रसायनों द्वारा होता है। इस एक में हम रसायन विज्ञान के उपयोग के 3 महत्वपूर्ण रोचक क्षेत्र अर्थात औषधि, खाद्य पदार्थों और परिमार्जकों को में जानेंगे। औषध तथा उनका वर्गीकरण। औषध कम अणु द्रव्यमान 100 से 500 यूनिट की रसायन होती हैं। यह वृत्त आणविक माइक्रोमॉलिक्यूल लक्ष्यों से अनन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। जब जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय और लाभदायक होती हैं तब इन रसायनों को औषध कहते हैं। इनका उपयोग रोगों में निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है। यदि अनुशंसित मात्रा से अधिक मात्रा का उपयोग किया जाए तो अधिकांश औषध प्रभावकारी विष होती हैं। रसायनों ने चिकित्सकीय उपयोग में रासायनिक चिकित्सा कहते हैं। औषध का वर्गीकरण। औषध के विभिन्न मापदंडों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। भेषज गुण वैज्ञानिक फार्माकोलॉजिकली प्रभाव के आधार पर यह वर्गीकरण भेषज गुण वैज्ञानिकी प्रभाव पर आधारित है। यह चिकित्सकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्धि पूरी औषध श्रेणी देता है। उदाहरण के लिए पीड़ाहारी एनाल्जेसिक का पीड़ानाशक असर होता है। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। औषध के प्रभाव पर आधारित यह किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हिस्टामिन यौगिकों के जो शरीर में शोध उत्पन्न करता है, इसके प्रभाव को सभी प्रतिहिस्टामिनिक कम करते हैं। हिस्टामिन के प्रभाव को कई प्रकार से कम किया जा सकता है। आप इसके विषय में खंड 16.32 में पढ़ेंगे। रासायनिक संरचना पर आधारित। यह औषध की रासायनिक संरचना पर आधारित है। इस प्रकार से वर्गीकृत औषध समान संरचनात्मक विशेषताओं की भागीदार होती हैं। यह प्रायः इनमें समान भेषज गुण वैज्ञानिक क्रियाशीलता होती है। उदाहरण के लिए सल्फोनामाइड द्वारा प्रदर्शित समान संरचनात्मक विशेषताएं दिए गए चित्र में दिखाए गए। सल्फोनामाइड की संरचनात्मक विशेषताएं NH2 से बेंजीन वलय सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नीचे O सिंगल बॉन्ड NHR। लक्ष्य अणुओं पर आधारित औषध साधारणतया जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों में से अनोन्य क्रिया करती हैं, जिन्हें लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य कहते हैं। समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधों की लक्ष्यों पर क्रिया विधि समान हो सकती है। लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण औषध रसायनों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। औषध लक्ष्य अनोन्य क्रिया। जब वृद्ध अणु
शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैव प्रक्रम का कार्य करने वाले प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन शरीर की संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में कोशिका की सांकेतिक आनुवंशिक जानकारी होती है। लिपिडिक और कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला की संरचना का हिस्सा है। हम औसत लक्ष्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन एंजाइम एवं ग्राही के उदाहरण द्वारा करेंगे। एंजाइम और औसत लक्ष्य की तरह एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य। औसत तथा एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण कैसे करते हैं। खंड 5.2.4 उत्प्रेरक क्रिया में एंजाइम के दो प्रमुख कार्य। पहला, एंजाइम का पहला कार्य क्रियाधार सबस्ट्रेट को रासायनिक अभिक्रिया के लिए थामे रखना है। एंजाइम की सक्रिय सतह क्रियाधार अणुओं की उपयुक्त स्थिति में थामे रखती है, जिससे इस पर अभिक्रियक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सकते हैं। क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार के अन्योन्य क्रियाओं द्वारा बांधते हैं, जैसे रासायनिक आबंध, हाइड्रोजन आबंध, वैन डर वाल्स अन्योन्य क्रिया या ध्रुवीय बल। चित्र 16.1 में एंजाइम की सक्रिय सतह क्रियाधार और एंजाइम की सक्रिय सतह पर बांधकर क्रियाधार। पहला, एंजाइम्स, बीच में पीला वाला सक्रिय सतह, क्रियाधार को थामे एंजाइम्स। एंजाइम्स का दूसरा कार्य क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए प्रेरकात्मक समूह उपलब्ध करवाना है, जो क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा। औसत एंजाइम अन्योन्य क्रिया। औसत एंजाइम की उपरोक्त गतिविधियों में से किसी में भी अवरोध उत्पन्न करती है। ये एंजाइम को बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती है और क्रियाधार के आबंधन में रुकावट डाल सकती है, अथवा ये एंजाइम के उत्प्रेरक कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। ऐसी औषधों को एंजाइम संबंधक कहते हैं। औसत एंजाइम की सक्रिय सतह पर क्रियाधार के संयोजन दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। पहला, औसत एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती हैं। ऐसी औषधों को स्पर्धी संबंधक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। औसत एवं क्रियाधार सक्रिय सतह के लिए स्पर्धा करते हैं। सक्रिय सतह एंजाइम्स औसत एवं क्रियाधार में सक्रिय सतह के लिए स्पर्धा। और क्रियाधार सब हरे रंग वाला औसत है, जो एंजाइम्स और क्रियाधार हरे रंग वाले औसत एंजाइम की सक्रिय सतह को अवरोध कर देती हैं। कुछ औसत एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती हैं। यह एंजाइम की भिन्न सतहों पर संयोजन करती हैं, जिसे एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। इस प्रकार संबंधक एलोस्टेरिक सतह पर संयोजन से सक्रिय सतह की आकृति इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है कि क्रियाधार इसे पहचान नहीं सकता। चित्र 16.3 में अपस्पर्धी स्पंदक एलोस्टेरिक सतह पर संयोजन करके एंजाइम की सक्रिय सतह को आकृति परिवर्तित कर देता है। एंजाइम एलोस्टेरिक सतह स्पंदक सक्रिय सतह पीला वाला सक्रिय सतह बदलती हुई आकृति के साथ स्पंदक एलोस्टेरिक सतह पर स्थान लेते हुए यदि एंजाइम तथा स्पंदक के बीच बना आबंध मजबूती से संयोजक आबंध हो और आसानी से तोड़ा न जा सके तो एंजाइम अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है। तब शरीर एंजाइम संबंधक संकुलन को निर्मित कर देता है और नया एंजाइम बनाता है। ग्राही औसत लक्ष्य की तरह ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इनमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। चित्र 16.4 प्रोटीन ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। चित्र 16.4 कोशिका कला में स्थित ग्राही प्रोटीन ग्राही की सक्रिय सतह कोशिका के बाहरी क्षेत्र में खुलती है। प्राणी कोशिका कला का छोटा सा भाग प्रोटीन ग्राही कोशिका कला का बाहरी सतह ग्राही की बंधनी सतह कोशिका का भीतरी भाग कोशिका कला का भीतरी हिस्सा।
शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है। यह रसायन जिन्हें रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। संदेश वाहक को संयोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है, इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इसी प्रकार रासायनिक संदेश वाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देता है। चित्र 16.5 कोशिका कला की बाहरी सतह बंधनी सतह, रासायनिक संदेशवाहक प्रेरित अनुप्रयोग कोशिका का भीतरी भाग कोशिका कला संदेश बंधनी सतह। चित्र 16.5 में ग्राही रासायनिक संवाद ग्रहण कर लेते हैं। ख में संदेशवाहक के संयोजन से ग्राही का आकार परिवर्तित। ग संदेशवाहक के निकलने के पश्चात ग्राही का यथा आकार। शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अनोन्य क्रिया कर सकते हैं। यह ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मक दिखलाते हैं, क्योंकि इनकी बंधनी सतह का आकार, संरचना और एमिनो अम्ल संघट्ट अलग अलग होते हैं, जो औसत ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसे इसके प्राकृतिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न करती हैं, वह विरोधी कहलाती हैं। यह संदेश अवरोध करने के लिए लाभकारी होती हैं। कुछ दूसरे प्रकार के औषध वे हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। इन्हें एगोनिस्टिक कहते हैं। यह प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होती हैं। विभिन्न वर्गों में औषधों के चिकित्सीय प्रभाव। इस खंड में हम कुछ वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव पर विचार विमर्श करते हैं। प्रति अम्ल, अमाशय में अम्ल की अत्यधिक उत्पादन उत्तेजन एवं पीड़ा देती है। गंभीर अवस्था में अमाशय में घाव हो जाते हैं। 1970 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमाशय को क्षारीय कर देता है तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण यह पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देता। दोनों ही उपचार केवल रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। इसलिए पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। अग्रगत अवस्था में अल्सर वर्ण के प्राणघात होने के कारण इसका एकमात्र उपचार अमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। प्रति अम्ल के उपचार के लिए मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार रसायन हिस्टामाइन अमाशय में पेप्सिन के निकलने पर उद्दीपन करता है। अमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामाइन की अनोन्य क्रिया रोकने के लिए औषध सिमेटिडीन अभिकल्प डिजाइन की गई। इसके कारण कम अम्ल निकलता था। इस औषध का महत्व इतना अधिक था कि जब तक रैनिटिडीन जेनेटेक की खोज नहीं हुई, यह संसार में सबसे अधिक बिकने वाला औषध थी। हिस्टामिन NH डबल बॉन्ड से N सिंगल बॉन्ड जुड़ के NH2 बन गया, तो सिमेटिडीन NH CH3 फिर से डबल बॉन्ड S और NH डबल बॉन्ड से N CN NH CH3। रेनिडिटीन Me2N फिर से कार्बन से डबल बॉन्ड O, ऊपर से कार्बन डबल बॉन्ड O से S, फिर से सिंगल बॉन्ड से NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH NO2 NHMe। प्रति हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाही विस्फारक वैसोडाइलेटर है। इसके विविध कार्य हैं। यह श्वसनिकाओं या ब्रेकुनिओल और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरे पेशियों जैसे रुधिर वाहिकाओं की दीवार को नरम करती हैं। जुखाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन और पराग के कारण होने वाली एलर्जी का कारण भी हिस्टामिन भी होता है। संश्लेषित सिंथेटिक औषध ब्रोमोफेरिमीन डाइमेटोप और टर्फेनाइडिन सेल्डेन
प्रति स्टेमिन का कार्य करती हैं। यह स्टेमिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं जिस पर स्टेमिन अपना प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार स्टेमिन के प्राकृतिक कार्य में बाधा डालती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त प्रति स्टेमिन अमाशय के अम्ल श्रवण पर प्रभाव क्यों नहीं डालती। कारण यह है कि प्रति एलर्जी और प्रति अम्ल औषध अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती हैं। ब्रोमोफेनिरेमिन या डाइमेटॉप बेंजीन वलय से N फिर से एक कार्बन से जोड़ के बेंजीन वलय से Br और ऊपर N फिर से टरफेनाइडिन या सेल्डेन पीएच से जुड़ा हुआ एक साइक्लो N फिर से कार्बन के साथ 3 और उसके बाद चौथे पे OH फिर से बेंजीन वलय पे आगे जुड़ा हुआ तंत्रिकीय सक्रिय औषधि प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। यह तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव अथवा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। वह अच्छे होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजन से मुक्ति देता है। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग क्रियाविधियों से कार्य करते हैं, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन एक तंत्रिक संचारक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन का स्तर मात्रा कम हो तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक औषधों की आवश्यकता पड़ती है। ये औषध नॉरएड्रेनालिन का निर्मीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को सदामित करती हैं। यदि एंजाइम सदामित हो जाता है तो यह महत्वपूर्ण तंत्रीय संरचना धीरे धीरे उपापचयी मेटाबॉलिज्म होता है। यह अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है, अतः अवसादों के असर का प्रतिकार कर सकता है। इप्रोनाइजिड और फिनलेजिस्म ऐसे 2 औषध हैं जो औषध हैं। कुछ प्रशांतक यथा क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबिमेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अतितनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिनिलेजिन नॉरएड्रेनालिन बेंजीन वलय से 1-2 कार्बन और NH2 इप्रोनाइजिड N फिर से 2 इधर कार्बन 2 इधर बीच में आगे कार्बन डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O C से और NH CH2 CH3 का होल ट्वाइस फिर से क्लोरोडाइजेपॉक्साइड बेंजीन वलय से Cl इधर बेंजीन से C6H5 C डबल बॉन्ड N प्लस N से O माइनस और एक ऊपर N से CH2 ऊपर N C डबल बॉन्ड O N CH3 और ऊपर H इक्वेनिल NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 मेप्रोमेट NH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और नीचे CH2 होल ट्वाइस CH3 C से फिर से ऊपर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 बारब्यूटिरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे बेरेनल, एमीटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल और सेकुनल प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इन्हें बर्बिट्यूरेट कहते हैं। बर्बिट्यूरेट निद्राजनक होते हैं अर्थात इनका प्रयोग से नींद आती है। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ वैलियम एवं सेरोटोनिन हैं। वेरोनोल C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल
N से H सिंगल बॉन्ड से O डबल बॉन्ड O, C2H5 एक कार्बन जुड़े हुए, वैलियम बेंजीन वाला है। फिर अगला बेंजीन वाला है से Cl, एक इधर कार्बन से N, ऊपर NCH3 C डबल बॉन्ड O। फिर से सेरोटोनिन बेंजीन वाला से OH, अगला NH, फिर से कार्बन से एक और कार्बन CH2 NH2। पीड़ाहारी दर्द को बिना चेतना, क्षीणता, मनोसंबरता, असमन्वय या पक्षघात अथवा तंत्रिका तंत्र में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए कमी अथवा समाप्त करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं: अस्वापक या अनासक्त या नॉन एडिक्टिव पीड़ाहारी, स्वापक नारकोटिक औषध, अस्वापक नारकोटिक पीड़ाहारी एस्पाइरिन और पैरासीटामॉल। स्पॉक वर्ग के पीड़ाधारी हैं। एस्पाइरिन अति प्रचलित उदाहरण है एस्पाइरिन प्रेस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों से, जो कि ऊतक में प्रौढ़ता उत्पन्न करते हैं। ये संश्लेषण को संबंधित करती हैं। यह औषध कंकाल को पीड़ा जैसे कि संधिशोथ आर्थराइटिस के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होती हैं। इनके और भी कई प्रभाव होते हैं, जैसे ज्वर कम करना, एंटीपायरेटिक और बीमाणु स्कंदक को रोकना, रक्त के थक्के न बनने देने के प्रभाव के कारण एस्पाइरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में भी होता है। स्वापक नारकोटिक एनाल्जेसिक पीड़ाहारी मॉर्फिन और इसके कई सजात जब औषधि मात्रा में दिए जाते हैं तो पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं। विषैले मात्रा में यह भाव शून्यता, समुच्छ्रता, मरोड़ता और अंत में मृत्यु कारक होते हैं। मॉर्फिन स्वापक, ये मॉर्फिन OH बेंजीन वलय, फिर से एक और बेंजीन वलय, फिर से O नीचे बेंजीन वलय, एक और OH, ऊपर NHCH3। फिर से हेरोइन ACO बेंजीन वलय, एक और बेंजीन वलय, नीचे OAC, ऊपर NH3। कोडीन H3CO बेंजीन वलय, एक और बेंजीन वलय, 3, नीचे OH NH3। पहला अस्वापक नॉन नारकोटिक, दूसरा अनासक्त नॉन एडिक्टिव जिसकी आदत न पड़े, स्वापक नारकोटिक जो नींद और बेहोशी उत्पन्न करते हैं, को कभी कभी अहिफेनी एपिटस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोस्ट ओपियम पोम्पी से प्राप्त होते हैं। यह पीड़ाहारी मुख्यतः शल्यक्रिया ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा, दर्द, हृदय शूल, अंतिम अवस्था के कैंसर को पीड़ा और प्रवास पीड़ा में आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक मनुष्यों तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक की प्रकृति चयनित करके जीवाणु, प्रतिजीवाणु, कवक, प्रतिकवक, वायरस, प्रतिवायरस या प्रतिजीवियों, परजीवी का विनाश करने की, वृद्धि को रोकने की अथवा सूक्ष्म जीवों की परजीवियों प्रभाव को रोकने की होती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी और संक्रमणहारी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियाँ होती हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि मानव अथवा जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। प्रारंभ में प्रतिजैविकों को सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया था जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका पूर्णतः विनाश करते हैं। संश्लेषण विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों के संश्लेषण में सहायता दी है जिनकी खोज मूलतः सूक्ष्म जीवों के उत्पाद की तरह हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्णतः संश्लेषित यौगिक भी प्रतिजीवाणु होते हैं, इसीलिए प्रतिजैविक की परिभाषा अब बदल गई। अब प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्मदर्शी के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका विनाश करते हैं। 19वीं सदी में ऐसे रसायनों की खोज प्रारंभ हुई जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डाले, परंतु परपोषी होस्ट पर नहीं। जर्मन जीव वैज्ञानिक पाल एहरलिच इस धारणा के प्रवर्तक थे। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की जांच की। उन्होंने औषध आर्सेफेनिमीन बनाई जिसे सल्वर्सन के नाम से जाना जाता है।
पाल एरसी की खोज के लिए 1908 में चिकित्सीय विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सिफिलिस के उपचार के लिए खोजा गया प्रथम प्रभावी उपचार थी। यद्यपि सैलवारसन मानव के लिए विषैली होती है, परंतु इसका सल्फोनीएमाइड NH बेंजीन ब्लैप SO3 NH2 सैलवारसन बेंजीन ब्लैप OH NH2 एक S डबल बॉन्ड AS से बेंजीन ब्लैप NH2 OH प्रोटोसिल बेंजीन ब्लैप NH2 ऊपर NH2 N सिंगल बॉन्ड से फिर से N डबल बॉन्ड बेंजीन ब्लैप फिर से SO2 NH2 एरोंजक बेंजीन ब्लैप से बीच में N डबल बॉन्ड N से OH बेंजीन ब्लैप से OH जुड़ गया। सल्फिडिमाइड NH2 बेंजीन ब्लैप सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O S ऊपर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड बेंजीन ब्लैप में N। प्रभावी स्पायरोकीट जीवाणु पर जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इसी समय एरलिस एजोरंजक पर भी कार्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सल्फरसन और एजोरंजक की संरचना में समानता है और सल्फेनीमीन में उपस्थित एस डबल बॉन्ड एस आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक बंध एजोरंजक में उपस्थित N डबल बॉन्ड N बंधों में इस मायने में मिलता जुलता है कि इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर आर्सेनिक उपस्थित है। उन्होंने यह भी देखा कि रंजक ऊतकों को चयनित रूप से रंगते हैं। अतः एरलिस ने इस यौगिकों की खोज प्रारंभ में जो संरचना में एजोरंजकों से मिलते हों और जीवाणुओं पर चयनित रूप से बाधित हों। सन 1932 में उन्होंने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु प्रोटोसिल को बनाने में सफलता प्राप्त हुई, जो कि संरचना में सल्फरसन से मिलती है। जल्द ही यह खोज लिया गया कि शरीर में प्रोटोसिल एक यौगिक सल्फेनीएमाइड में बदल जाता है, जो वास्तव में असरकारक यौगिक है। इस प्रकार सल्फा औषधों की खोज हुई। कई सल्फोनामाइड अनुरूप संश्लेषित किए गए। इनमें से एक अत्यधिक प्रभावकारी है सल्फापिरिडीन। सल्फोनामाइड की सफलता के उपरांत भी प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलियम कॉग में प्रतिजीवाणु खोज से प्रारंभ हुई। पृथक्करण और शोधन करके चिकित्सीय परीक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में पदार्थ एकत्र करने में 13 वर्ष लग गए। प्रतिजीवाणुओं में सूक्ष्मजीवों पर नाशक साइडल अथवा निरोधक एस्टैटिक प्रभाव होता है। दोनों प्रकार के प्रतिजीवाणुओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जीवाणुनाशी पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, अफ्लोक्सिन। जीवाणु निरोधक में एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोकैम्फेनिकॉल। HW फ्लोरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1942 में स्वतंत्र रूप से पेनिसिलिन के विकास के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों पर उसका परास रेंज को जिस प्रकार किसी प्रतिजीवाणु का प्रभाव होता है, उस प्रतिजीवाणु की क्रिया स्पेक्ट्रम की तरह अभिव्यक्त करते हैं। जो प्रतिजीवाणु ग्रामी-ग्राही ग्राम पॉजिटिव और ग्रामी अग्राही ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को विस्तृत परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं। विस्तृत स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं, जो प्रधानतः ग्रामग्राही अथवा ग्राम अग्राही जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। ये संकीर्ण स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु हैं। यदि केवल एक जीव अथवा रोग पर प्रभावी हो तो उनका उल्लेख सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु की तरह होता है। पेनिसिलिन जो कि स्पेक्ट्रम संकीर्ण होते हैं, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन के संश्लेषित रूपांतर है। इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत है। पेनिसिलिन दोनों से पूर्व रोगी को पेनिसिलिन की प्रति संवेदनशीलता एलर्जी का परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। भारतवर्ष में पेनिसिलिन का उत्पादन पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में होता है।
पेनिसिलिन में समानांतर संरचना, कार्बन से डबल बॉन्ड O, ऊपर कार्बन से NH, C डबल बॉन्ड O R, और ऊपर H से एक और कार्बन H S, नीचे N और N से C, C से H, C से C डबल OH, और ऊपर C वाला H से CH3 क्लोरोमैफेनिकॉल, बेंजीन बोले NH2, बेंजीन बोले पे NO2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे OH, फिर से CH NH CO CH2OH। क्लोरोमैफेनिकॉल जो 1947 में पृथक किया गया एक विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला प्रतिजीवाणु है। यह जठरांत क्षेत्र में अतिशीघ्र अवशोषित हो जाता है, अतः इसे टाइफाइड, पेचिश, तीव्र ज्वर, कुछ मूत्र संक्रमणों, तनिक शोथ, मेनिंजाइटिस तथा न्यूमोनिया जैसे रोगों में खिलाया जाता है। वोकोमाइसिन और अल्फोक्वाक्सिन अन्य महत्वपूर्ण विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु हैं। प्रतिजीवाणु डिसिडेजिनिन को कैंसर कोशिकाओं के कुछ अवभेद के प्रति अविषालु माना जाता है। क्लोरोजाइनिल, बेंजीन बोले Cl CH3OH CH3 प्रतिरोधी एवं विसंक्रमी रोगाणुनाशक, पूर्तिरोधी तथा विसंक्रमिक भी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। पूर्तिरोधी को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। प्यूराइसिन, सोफामाइसिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जाता। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाले पूर्तिरोधी डेटॉल, क्लोरोजाइनिल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण होते हैं। बायोथायोनाल को साबुन में पूर्तिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। यौगिक ये बायोथायोनाल भी कहते हैं। आयोडीन एक प्रबल पूर्तिरोधी है। इसका अल्कोहल जल मिश्रण 2 से 3% घोल आयोडीन का टिंचर कहलाता है। इसे घाव पर लगाते हैं। आयोडोफार्म भी घावों को पूर्ति की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन आंखों के लिए दुर्बल पूर्तिरोधी होता है। ये क्लोरोजाइनिल, बेंजीन बोले पे CH3CH3Cl और टर्पिनॉल, बेंजीन बोले पे नीचे C से OH CH3 ऊपर। बायोथायोनाल S से इधर जुड़ा है, S से इधर OH Cl, बेंजीन बोले से इधर OH Cl, बेंजीन बोले से जुड़ा है। बी संक्रमिक, डिसइंफिकेंट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियाँ और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ पूर्तिरोधी अथवा विसंक्रमित का कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन पूर्तिरोधी होता है, जबकि इसका एक हिस्सा विलयन विसंक्रमित होता है। क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख भाग पार्ट पर मिलियन पार्ट pp जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रमित का कार्य करती है। प्रतिजनन क्षमता औषधि, नार एथिनड्रॉल, बेंजीन बोले पे OH, बेंजीन बोले पे H ऊपर, H2 ऊपर, 2 नीचे, फिर से बेंजीन बोले पे CH3, फिर से 5 कार्बन वाला OH, C ट्रिपल बॉन्ड C, एथाइल एस्ट्राडाइल, बेंजीन बोले से OH, 2H नीचे, H ऊपर, CH3OH CH C डबल बॉन्ड। प्रतिजीवाणु क्रांति ने मनुष्य को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्रदान किया। जीवन की संभावना लगभग दोगुनी हो गई। अधिकांश जनसंख्या ने भोजन, संसाधन, पर्यावरण तथा बेरोजगारी इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। इसने परिवार नियोजन की धारणा को प्रोत्साहन दिया है। प्रतिजनन क्षमता औषध इस दिशा में उपयोगी है। जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लेषित एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। यह ज्ञात है कि प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग का निरोधित करता है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न
प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन से अधिक प्रभावशाली होते हैं। एथिड्रॉन संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त किया जाता है। एथाइनिल एस्ट्रोडायल एक एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होते हैं। पाठनीति प्रश्न। अनिद्रा गोली रोगियों के नीचे नींद लाने वाले गोली लेने पर परामर्श देते हैं, परंतु बिना चिकित्सा से परामर्श के लिए इनकी खुराक लेना उचित क्यों नहीं है? किसी वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य रेनिटिन प्रति अम्ल है दिया है। भोजन में रसायन। खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के कारण उनका परीक्षण आकर्षण बढ़ाना तथा पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करना। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: खाद्य रंजक, सुरुचिक एवं मधुरक, वसाइमिलसीकारक तथा स्थायी कारक, आटा सुधारक, विषापन रोकने के वाले व्यंजक, प्रतिऑक्सीकारक, परिरक्षक, पोषण संपूरक जैसे खनिज, विटामिन तथा एमिनो अम्ल। वर्ग 7 के अतिरिक्त किसी भी योज्य एडिटिव का पोषणजन महत्व नहीं है। इन्हें या तो भंडारित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा अवधि बढ़ाने या शोभा बढ़ाने के उद्देश्य में मिलाया जाता है। इस खंड में हम केवल मधुरक और परिरक्षकों की विवेचना करेंगे। कृत्रिम मधुरक। प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। आर्थो बेंजीनामाइड जैसे सैकरीन भी कहते हैं प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक हैं। यह सन 1879 से खोज के समय से यह मधुरक की तरह प्रयोग में लाया जाता रहा है। यह सुक्रोज केन शुगर से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर में अपरिवर्ती रूप से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में आमतौर पर बिकने वाले कुछ कृत्रिम मधुरक सारणी 16.1 में दिए गए। कृत्रिम मधुरक संरचना सूत्र सुक्रोज की तुलना में मधुयान एस्पार्टिक अम्ल भाग C+OH CH2CH NH2 C+NH और CH नीचे CH2 से बेंजीन ब्लैप C+OCH3 फेनिल एलानिन मेथिल एस्टर भाग 100 गुना अधिक होता है। सैकरीन बेंजीन ब्लैप से CO SO2 NH 550 सुक्रोलोस OH C से H 1 C से Cl H CH2OH O C से नीचे H और O OH और H फिर से C से O ऊपर कनेक्टिविटी होती है Cl CH2 OH H OH CH2Cl H OH 600 होता है। एलिटेम बेंजीन OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल से C CH3 CH3 S C CH3 CH3 2000 होता है। एस्पार्टम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप में उपयोग में आने वाले कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह एस्पार्टम अम्लीय और फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है। यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक अस्थायी होता है परंतु इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न इसका रूप रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है। खाद्य परीक्षक
खाद्य परीक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट C6H5COONA सामान्यतः रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, यह शरीर में उपापचयी हो जाता है। सार्बिक अम्ल और प्रोपेनॉइक अम्ल के लवण भी परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रतिऑक्सीकारक यह महत्वपूर्ण है और आवश्यक है कि खाद्य योग्य होते हैं। यह खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परीक्षण में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया उस खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है जिसका यह परिरक्षण करते हैं। ब्यूटाइलेटाइड हाइड्रॉक्सी टाइलून BHT और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल BHA दो ऐसे प्रतिऑक्सीकारक हैं जो मक्खन में BHA मिलाने के बाद इसके सुरक्षित भंडारण के समय महीनों से बढ़कर वर्षों तक पहुंच जाता है। कभी कभी अधिक प्रभाव बनाने के लिए BHT और BHA के साथ साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा, चाशनी, छिले कटे अथवा सूखे फल और सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक हैं। पठनीति हम तक क्यों पढ़ी। शोधन अभिकर्मक। इस खंड में हम अपमार्जकों के विषय में जानेंगे। दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह साबुन और संश्लेषित अपमार्जक यह जल में शोधन गुण को सुधारते हैं और वसा में निष्कासन में सहायता करते हैं, जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देती हैं। साबुन सब बहुत पुराने अपमार्जक है। सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल जैसे कि स्टेएरिक, ओलिक और पमिटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा अम्लों की ग्लिसरीन एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C17H35 सिंगल बॉन्ड CHCO C डबल बॉन्ड O C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2 से C डबल बॉन्ड O और O C17H35 एस्टोरिक अम्ल की ग्लिसरीन एस्टर वसा प्लस 3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3 C17H35 COONA सोडियम स्टेरेट प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। इस अपक्रिया में वसा अम्लों की एस्टर जल अपघटित हो जाती है और प्राप्त हुए साबुन कोलाइड अवस्था में रहता है। इस विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर और क्षेपित कर लिया जाता है। साबुन निकल लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलयन में रह जाता है, जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं और सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। मान्यतः सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रयोग करके बनाया जा सकता है। साबुन के प्रकार बुनियादी तौर पर साबुन वसा और तेल के उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ उबाल कर बनाए जाते हैं। अलग अलग कच्चा माल उपयोग करके भिन्नता लाई जाती है। प्रसाधन साबुन उत्तम प्रकार के वसा एवं तेल से बनाए जाते हैं तथा क्षार के अधिक को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध डाले जाते हैं। पानी में तैरने वाले साबुन बनाने के लिए उनके कड़ा होने से पहले वायु के छोटे बुलबुले विस्फादित किए जाते हैं। पारदर्शी साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करके बनाए जाते हैं। औषध साबुन में औषधि गुण वाले पदार्थ डाले जाते हैं और कुछ साबुनों में गंध राहक पदार्थ डाले जाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए साबुन को जल्द सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल होते हैं। इन्हें बनाते समय रोजिन नामक गोंद डाली जाती है, जिससे सोडियम रेजिनेट बनता है, अच्छी तरह झाग बनाता है। धुलाई के साबुन में सोडियम रेजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक डाले जाते हैं। साबुन की छीलन बनाने के लिए पिघले हुए साबुन के पर ठंडे सिलेंडर पर चढ़ाकर उसे टूटे हुए टुकड़ों में खुरुच लिया जाता है। दानेदार साबुन सूखे हुए छोटे छोटे साबुनों के बुलबुले होते हैं। साबुन के पाउडर
तथा मार्जन साबुनों में कुछ साबुन मार्जन अपघर्षी जैसे में झमक चूर्ण पाउडर, प्यूमिक या बारीक रेत और सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फास्फेट जैसे बिल्डर होते हैं। बिल्डर साबुन की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। साबुन के शोधन की विवेचना 115 में की जा चुकी है। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं? कठोर जल में कैल्शियम और तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। यह आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर की अक्रियाशील कैल्शियम और मैग्नीशियम में परिवर्तित कर देते हैं। 2C17H35COO जो साबुन होता है प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कठोर जल में होता है, प्लस 2 NaCl साबुन सोडियम साबुन बन जाता है, प्लस C17H35CO होल ट्वाइस Ca अघुलनशील कैल्शियम एस्टीएरेट कैल्शियम साबुन बन जाता है। यह अघुलनशील साबुन मल फेन स्कैम की तरह पानी से अलग हो जाते हैं और शोधन अभिकर्मक के कार्य के लिए बेकार होते हैं। वास्तव में ये अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों की रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाते हैं। कठोर जल से धुले बाल इस चिपचिपे पदार्थ के कारण कांतिहीन लगते हैं। कठोर जल और साबुन से धुले कपड़ों में इस चिपचिपे पदार्थ के कारण रंजक एक समान रूप से अवशोषित नहीं होता। संश्लेषित अपमार्जक संश्लेषित अपमार्जक वह शोधन अभिकर्मक है जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते। यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि यह कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। कुछ अपमार्जक तो बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋणायनी, धनायनी तथा अनायनी। ऋणायनी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटिक व्युत्पन्न होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाली एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं जिन्हें क्षार से उदासीन करने पर ऋणायनी अपमार्जक बनाते हैं। इसी प्रकार से एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को क्षार द्वारा उदासीन करने पर प्राप्त होते हैं। CH3CH2 होल 10 CH2OH राइल एल्कोहल H2SO4 CH3CH2 होल 10 CH2OSO3H लाराइल हाइड्रोजन सल्फेट NO सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस CH2 का होल 10 CH2OSO3 - Na प्लस सोडियम लाराई सल्फेट ऋणायनी अपमार्जक बनाता है। पीछे CH3CH2 होल 11 बेंजीन वाले पर डोडेसिल बेंजीन कहते हैं। H2SO4 से क्रिया करें CH3CH2 होल 11 बेंजीन प्लस SO3H बन जाता है। फिर डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिल अम्ल कहते हैं। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके CH3CH2 होल 11 बेंजीन वाले पे SO3 - Na प्लस सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट ऋणायनी अपमार्जक होते हैं। ऋणायनी अपमार्जकों में अणु का ऋणायनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होते हैं। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण वाले ऋणायनी अपमार्जकों के महत्वपूर्ण वर्ग हैं। यह अधिकतर घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनी अपमार्जक दंतमंजन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायनों के साथ बने चतुष्लवणक होते हैं। इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन अणु पर एक धन आवेश होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। एसेटिलाइट्राइमिल अमोनियम ब्रोमाइड एक प्रचलित धनायनी अपमार्जक है जो केस कंडीशनरों में डाला जाता है। धनायनी अपमार्जकों में जीवाणु गुण होते हैं। यह महंगे होते हैं इसलिए इनके सीमित उपयोग हैं। ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड N से जुड़ा हुआ CH3 और इधर CH3CH2 होल 15 ऊपर प्लस या Br माइनस हो जाता है। अनायनिक अपमार्जकों की संरचना में कोई अन्य आयन नहीं होते हैं। ऐसे अपमार्जक एंटी-एरिक अम्ल अथवा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया से बनता है। CH2 होल 16 COO एरिक अम्ल प्लस HOCH2CH2O होल N CH2CH2OH पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल सिंगल में CH2CH3CH2 होल 16 COO CH2CH2O CH2 स्टेरिक एसिड CH3CH2 होल 16 COOH प्लस HOCH2CH2O होल N CH2CH2OH पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पानी निकाल दीजिए H2 CH3CH2 होल 16
COOCH2CH2O होल N CH2CH2OH। अनआयनिक अपमार्जक, यह बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक अनायनिक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के अपमार्जक को शोधन क्रियाविधि में भी वही होती है जो कि साबुनों की होती है। यह भी तेल तथा वसम से मिश्रण बनाकर निष्कासित करते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के उपयोगों में प्रमुख समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि इनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक शाखित हो तो जीवाणु इन्हें आसानी से निम्नलिखित कर सकते हैं। निम्नीकरण धीमा होने के कारण यह एकत्र होते जाते हैं। अपमार्जक युक्त बहिस्राव नदी, तालाब इत्यादि में पहुंच जाते हैं। यह पानी में मल जल प्रबंधन के बाद भी बने रहते हैं तथा नदी, तालाब तथा झरने में झाग उत्पन्न करते हैं तथा उनकी पानी प्रदूषित हो जाती है। आजकल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सघन को नियंत्रित किया जाता है। इसे निम्नतम रखा जाता है। अशाखी श्रृंखलाएं सरलतापूर्वक जैव निम्नीकृत हो सकती हैं तथा प्रदूषण से बचाव हो जाता है। ग्लिसरीन ओरिएटेड में ग्लिसरीन पॉलीएस्टेट में सोडियम साबुन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी संरचना सूत्र नीचे दिए। C17H31COO C3H35 ग्लिसरीन पॉलीएस्टेट C17H32 COO C3H5 ग्लिसरीन ओलिएट। निम्न प्रकार के अनायनिक अपमार्जक द्रव अपमार्जक इमल्सी कारकों और क्लेदन कारक वेटिंग एजेंट में उपस्थित होते हैं। अणु में जलरागी तथा जल विरागी हिस्सों को दर्शाया। ये अणु में उपस्थित प्रतिकारक समूह की पहचान की दिए। C9H19 बेंजीन वलय पर OCH2CH2O होल X CH2CH2OH X 5 से 10 तक हो सकता है। सारांश, इस रसायन आवश्यक रूप से मानव तक की बेहतरी के लिए पदार्थों के अध्ययन एवं नए पदार्थों का विकास का अध्ययन है। औषध ऐसी रासायनिक कर्मक होती हैं जो मानव उपयोग को प्रभावित करती हैं और अगणता से मुक्ति दिलाती हैं। यह अनुशासित मात्रा से अधिक मात्रा में ली जाए तो इसका प्रभाव विषकारक हो सकता है। उपचार के लिए रसायन का प्रयोग रसायन चिकित्सा कहलाता है। औषधि साधारणतः जब वृद्ध अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्लों से अनोन्य क्रिया करती हैं। इन जैव अणुओं को औषध लक्ष्य कहते हैं। औषध विशेष लक्ष्यों से अनोन्य क्रिया के लिए विकल्पित की जाती है जिससे इनके द्वारा दूसरे लक्ष्यों में पार्श्व प्रभाव की संभावना न्यूनतम होती है। इसमें पार्श्व प्रभाव साइड इफेक्ट न्यूनतम हो जाती है तथा औषध का प्रभाव स्थानीयकृत रहता है। औषध रासायनिक सूक्ष्म जीवों की रोकथाम, विनाश, विभिन्न संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा, मानसिक तनाव इत्यादि से मुक्ति पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार से पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, संक्रमणकारी, प्रतिअम्ल तथा प्रशांतक औषध विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रजनन क्षमता औषध भी हमारे जीवन में प्रयुक्त हो गई हैं, प्रमुख हो गई। खाद्य जैसे परिरक्षक, मधुरक, सुरुचिकर, प्रतिऑक्सीकारक, खाद्य रंजक और पोषण संपूरक भोज्य पदार्थों को आकर्षक और रुचिकर बनाने में पोषणज महत्व बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। परिरक्षक को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए मिलाए जाते हैं। संश्लेषित मधुरक उन लोगों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें कैलोरी अंतःकरण पर नियंत्रण की आवश्यकता है या जो मधुमेह से पीड़ित हैं और सुक्रोज खाने से बचना चाहते हैं। आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित एवं उनमें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि कठोर जल में भी कार्य करते संश्लेषित अपमार्जक को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। ऋणायनी, धनायनी और अनायनी। प्रत्येक वर्ग के विशिष्ट उपयोग होते हैं। सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जकों को शाखित श्रृंखला वाले अपमार्जकों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि बाद वाले जैव निम्नीकृत नहीं होते, ये प्रदूषित करते हैं।